पटना एमएमसीएच कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित। कोरोना मरीजों का होगा इलाज, 500 बेड की मिलेगी सुविधा। महानगरों से बिहार लौटने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। गुजरात और महाराष्ट्र से चलेंगी स्पेशल ट्रेन। ट्रेनों के परिचालन को लेकर रेलवे ने की पुष्टि। झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएगी पुलिस। आला अधिकारियों की बैठक आज। लॉकडाउन का प्रभावी बनाने पर रणनीति होगी तैयार। चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन आज। माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की कमी। पर्व पर दिखा कोरोना संक्रमण का साया। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। अस्पताल में और मरीजों के हालात को देखते हुए पटना के एनएमसीएच को सरकार द्वारा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया गया, जहां 190 बेडों पर इलाजरत लोगों का इलाज हो रहा है। इसके विस्तार और मरीजों की सुविधाओं को लेकर मानवाधिकार की जांच टीम एनएमसीएच पहुंची, जहां टीम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का हालचाल जाना। तो वहीं एनएमसीएच अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया गया कि जहां 500 बेडों की व्यवस्था जल्द कराई जाए, जिससे मरीजों के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्हें चिकित्सा सुविधा मिल सके। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल कुमार जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोविड अस्पताल एनएमसीएच को घोषित कर दिया गया है सरकार ने। अब यहाँ पर तमाम जो है मरीजों का इलाज, कोविड से जुड़े हुए जो मरीज हैं उनका किया जाएगा। क्या कुछ इस पर ताज़ा जानकारी है? बिल्कुल आस्था, अगर बात करें हम कोरोना संक्रमण की, तो लगातार जिस तरह से बिहार में भी हावी हुआ है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार की चिंताएं बढ़ी है और उनकी व्यवस्थाओं का जो विस्तार है वो भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में अगर बात करें हम, तो मानवाधिकार की टीम पटना सिटी इलाके के एनएमसीएच अस्पताल पहुंची, जहां पे कोविड मरीजों के हो रहे इलाजों का पूरा जायजा लिया। वहीं उनके साथ अधीक्षक, अगर बात करें पीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के साथ कई संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक किए हैं, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पर और भी ज्यादा बेडों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि जो भी संक्रमण से लोग आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से उपचार मिले और उनमें एक जो कहें कि उनमें जो ठीक होने की संक्रमण दर है वो जल्दी से जल्दी बढ़े, ताकि असर को कम किया जा सके। वहीं मरीजों की परेशानियां जो हैं वो भी दूर की जा सके। जी अनिल, बात की जाए इस अस्पताल की, जब इसे डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर ही दिया है, तो इसमें क्या कुछ सुविधा बढ़ाई जाएंगी? क्या बेड की सुविधा किस तरीके से बढ़ाई जाएंगी? ऑक्सीजन किस तरीके से बढ़ाई जाएगी? जो कमी देखने को मिल रही है, तो किस तरीके से उनकी आपूर्ति की जाएगी? जी, अगर बात करें हम आस्था, इस एनएमसीएच अस्पताल में को डेडिकेटेड करने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ के बेडों का विस्तार जो है वो विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। पहले तो यहाँ 190 मरीज जो थे उन बेडों पर वहाँ पे इलाजरत थे। अब इन बेडों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। वहीं 500 बेड जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाने की बात कही गई है, ताकि यहाँ पे जितने भी समुचित व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन की कमी हो या फिर उनको प्राथमिक उपचार की हो, या फिर जो ऐसे मरीज है जिनका बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो, उन मरीजों को यहाँ पर समुचित व्यवस्थाएं मिले और तमाम तरह की जो भी यहाँ पे परिस्थितियां हैं उसको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं जांच टीम जो है, मानवाधिकार की जांच टीम यहाँ पहुंची थी और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके ये निर्णय लिया गया है। जी अनिल, इस दौरान बीते दिन पहले एक खबर सामने आई थी, जहां पर एनएमसीएच, पीएमसीएच, तमाम जो अस्पताल थे उनकी तरफ से लापरवाही बरती जा रही थी। तमाम तरीके की लापरवाहियां अस्पताल प्रबंधन की तरफ से देखने को मिली थी। और इसके बाद अब जब एनएमसीएच को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया है, तो क्या लापरवाही में कमी देखने को मिलेगी या फिर प्रबंधन एकदम सतर्क रहेगा? जी ऐसा अगर बात करें हम, तो जिस तरह से कोरोना का प्रसार जो था, अगर बीते दिनों की बात करें तो अचानक से ये विस्तार जो है वो देखने को मिला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है चरमराने की स्थितियों पर जरूर नजर आई थी, लेकिन अब जो है इसको सारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल में करते हुए और प्रभावी रूप से इसको और विस्तारित करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। वहीं अगर बात करें हम लापरवाहियों की, तो अगर लापरवाहियों की बात करें तो डॉक्टर्स अपने और यहाँ के विधि व्यवस्था जो भी करते हैं, प्रशासनिक अस्पताल प्रशासन द्वारा
पूरी व्यवस्थाएं तो की गई है, लेकिन खामियां कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रह ही जाती है, जिसके बाद मरीजों का जो आक्रोश है वो देखने को मिलता है। तो अब जो आस्था हम बात करें यहाँ की व्यवस्थाओं की, तो अब पूरी तरह से मुकम्मल व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे की गई है, और तमाम जो जांच टीम पहुंची थी इसी कड़ी में पहुंची थी कि यहाँ पे लोगों के जो आम दिक्कतें हैं उनका सामना कैसे किया जा रहा है, उनकी व्यवस्थाओं का क्या कुछ विस्तार हुआ। जी अनिल, किस तरीके से अब मरीजों का यहाँ पर इलाज किया जाएगा? जिस तरीके से बेड की जो है सुविधा बढ़ाने की बात की जा रही है, 500 बेड की बात की जा रही है, कब तक ये बनकर तैयार हो जाएंगे और कब तक लोगों को आसानी से यहाँ पर इलाज मुहैया हो पाएगा? बात करें हम तो जैसा कि अगर अस्पतालों की बात करें तो निजी अस्पताल से लेकर सरकारी अस्पतालों में बेडों की जो खामियां थी वो नजर आने लगी थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जांच टीम द्वारा ये निर्णय लिया गया, और उसके बाद से ही एनएमसीएच को पूरी तरह से विस्तारित करने के लिए पूरी कवायद जो है वो सरकार की तरफ से और जिला प्रबंधन की ओर से पूरी तरह से जो पुरजोर कोशिश की गई, जिसके बाद से कहा गया है कि इस सप्ताह के अंदर ही पूरी तरह से डेडिकेटेड कोविड अस्पताल जो एनएमसीएच है उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया जाएगा, और बेडों की संख्या, पर्याप्त संख्या जो है वो बढ़ा दी जाएगी। मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लापरवाहियां बीते दिनों कई बार सामने आ चुकी हैं अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, इसका जो भुगतान है वो जनता को ही भुगतना पड़ रहा था। बीते दिनों ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि लोगों को वहां पर बेड मुहैया नहीं हो पा रहे थे, लोग परेशानियों से जूझ रहे थे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन या फिर सरकार कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं था। जी बिल्कुल, अगर बात करें हम आस्था, तो देखा जाए तो बीते दिन की अपेक्षा अगर जिस तरह से संक्रमण का विस्तार हुआ था, कहीं ना कहीं सबकी जो होश उड़ाने वाली खबरें थी वो निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन अब राहत की बात यह है कि अब जो है इसका पूरी तरह से विस्तारित करने का निर्णय ले लिया गया, और जल्द ही मरीजों को सुविधाएं जो है वो मुहैया करा जाए। हालांकि ऑक्सीजन की कमी बार बार नजर आ रही थी, जिसको लेकर सरकार भी अब युद्ध स्तर पर इसके प्रयास जारी हैं, और जल्द से जल्द जो भी इसके नीडेड हैं, जो भी इनके जरूरतमंद है, उन तक ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था भी की जा रही है। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से सरकार अब व्यवस्था कर रही है, सरकार कदम उठा रही है, पहल कर रही है, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल पूरी तरीके से अब घोषित कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों को जो परेशानी हो रही थी उससे राहत मिल पाएगी और लोगों को आसानी से यहाँ पर इलाज हो पाएगा। अगर देखा जाए तो जिस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है, तो उस हिसाब से अगर बात करें हम, तो कहीं ना कहीं अब मरीजों को उन खामियों का जिक्र नहीं करना पड़ेगा, उन व्यवस्थाओं का जिक्र नहीं करना पड़ेगा जिससे वो जूझ चुके हैं। लेकिन हालांकि अगर बात करें हम एनएमसीएच अस्पताल की, तो सारी व्यवस्थाओं के लिए कमर कस लिया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने पूरी तरह से आश्वासन भी दे दिया है। जांच टीम के आने के बाद, मानवाधिकार जांच टीम के आने के बाद ये व्यवस्थाएं जो है वो युद्ध स्तर पर की जा रही है, और अब किसी भी मरीज को अब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी अनिल जी, जिस तरीके से ये बैठक आयोजित की गई थी, कोविड अस्पताल जब घोषित किया गया एनएमसीएच का, इसके पहले जो बैठक आयोजित की गई थी, तमाम चर्चा इस दौरान की गई है, एक दूसरे के जो है सवाल जवाब भी हुए होंगे इस बैठक में। तो अगर इस बैठक की बात की जाए तो क्या कुछ इस दौरान चर्चा की गई है आखिर में, और क्या कुछ निकल कर सामने आया है? ये अगर बात करें हम, तो वहाँ के पहुंचे मानवाधिकार के जांच टीम से हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हम यहाँ पे निरीक्षण और यहाँ पे व्यवस्थाओं का जायजा लेने आए थे। वहीं पर यहाँ पे बैठक भी हुई है, जिसमें कि तमाम तरह के जो भी दिक्कत मरीजों को झेलनी पड़ रही है उसको अब दूर करने के लिए हमने यहाँ पे बैठक की है, और तमाम तरह के जितने भी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं उसको पूरी तरह से प्रभावी करने के लिए हमने ये बैठक की है। और अब जो है वो किसी को इस तरह की व्यवस्थाओं का खामियाजा जो है वो ना झेलना पड़े। जी बिल्कुल, अभी किसी को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसके लिए एक काफी अच्छी पहल की गई है एनएमसीएच को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित करके। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो अब कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुविधा सरकार देने की पूरी कोशिश कर रही है। देश भर में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारें अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगा रही हैं। इनमें सबसे ज़्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों को हो रही है, जो कि फिर से घर को वापस लौटने लगी हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार भी उनकी पूरी मदद कर रही है। इसी कड़ी में गुजरात, महाराष्ट्र से बिहार आने वालों के प्रवासियों के लिए रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि गुजरात से
से 2 बड़े शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलेंगे, जिनमें पहली ट्रेन आज 21 अप्रैल बुधवार को चलाई जाएगी, जबकि दूसरी स्पेशल ट्रेन 25 अप्रैल की रात चलाई जाएगी। दोनों स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को लेकर पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से पुष्टि कर दी गई है। CPRO के अनुसार राजकोट से चलने वाली स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर तक जाएगी और वहीं से वापस लौटेगी, जबकि अहमदाबाद से चलने वाली स्पेशल ट्रेन पटना के दानापुर स्टेशन तक आएगी और वहीं से वापस लौट जाएगी। तो वहीं महाराष्ट्र से एक स्पेशल ट्रेन 21 अप्रैल बुधवार की रात बिहार के रक्सौल के लिए चलेगी। बुधवार की रात मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल रात के 9:15 पर चलेगी, जो 23 अप्रैल की रात 11:45 पर रक्सौल पहुंचेगी। फिर यह ट्रेन 24 अप्रैल की दोपहर 2 बजे वापस रवाना होगी, जो 26 अप्रैल की शाम 5 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को राज्य में रिकॉर्ड नए 10,455 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 51 लोगों की मौत हुई। बाईस से 29 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन का जिला प्रशासन सख्ती से पालन कराएगा। इसको लेकर राज्य कलेक्ट्रेट में DC उमाशंकर सिंह के नेतृत्व में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकार परिषद की बैठक होगी, जिसमें लॉकडाउन को किस तरीके से प्रभावी बनाया जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में SSP, ADL, लॉ एंड ऑर्डर, SDM, सिविल सर्जन समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो वही SSP असीम विक्रांत मिंज ने कहा है कि DC के साथ होने वाली बैठक में चेक पोस्टों पर बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती को लेकर चर्चा होगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बेवजह सड़क पर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, झारखंड में सरकार ने पहल की है, साथ ही साथ लॉकडाउन लगा दिया गया है 1 हफ्ते का। 22 से 29 अप्रैल तक ये लॉकडाउन झारखंड में सरकार ने लगाया है। एक तरीके से आंशिक लॉकडाउन इसको कहा जा सकता है। कई तरीके की छूट इस दौरान दी गई है। कलेक्ट्रेट में उपायुक्त के नेतृत्व में बैठक आज आयोजित होगी। इसमें तमाम तरीके की चर्चाएं की जाएंगी, निर्णय लिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम प्रयास अब सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लिया गया ये निर्णय देखने वाली बात होगी कि कितना कारगर साबित होता है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने सूबे में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन किया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से जनता को राहत मिलेगी। तो वहीं RJD के प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार ने भी मुख्यमंत्री के इस फैसले को स्वागत के योग्य बताया। जो आज निर्णय है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक मनाने का, इससे तमाम जो झारखंड की जनता है उन्हें राहत मिलेगा और जो कोरोना महामारी का जो प्रकोप है उस चैन को तोड़ा जाएगा, चैन टूटेगा। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो निर्णय लिया वह स्वागत योग्य है। सही समय पर ठोस निर्णय लिया है, क्योंकि पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक हुई थी और उस बैठक में ही बातचीत चल रही थी कैसे इस कोरोना महामारी को रोका जाए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम खोलेगी, जिससे जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके। और इसका आदेश कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने दिया है। इस कंट्रोल रूम में डॉक्टरों की टीम होगी, जो लगातार इस कोरोना संकट के दौर में लोगों की मदद करेगी। हम लोगों को मदद करें, वैसे लोगों को जो कोरोना ग्रसित हैं, संक्रमित हैं और जिस तरह से देश में अफरा तफरी फैली हुई है, लोग बेड की हॉस्पिटलों में बेड की खोज में हैं, ऑक्सीजन वाले बेड की खोज में हैं, जिनको गंभीर रूप से संक्रमण है वेंटिलेटर की खोज में है,
और उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय सोनिया जी ने हम सबको निर्देश दिया है कि पीसीसी कार्यालय में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए और यहां से एक हेल्पलाइन जारी कर इस तरह से जितने भी जरूरतमंद हैं उनको हम मदद करें। तो कोरोना के संकट की घड़ी में हम लोगों को मदद करें, वैसे लोगों को जो कोरोना ग्रसित हैं, संक्रमित हैं। तो बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार के फैसले को सराहनीय बताया है। कोरोना लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है और लॉकडाउन सरकार ने लगाया है, आंशिक लॉकडाउन सरकार ने लगाया है 22 से 29 अप्रैल तक का। कोरोना के मद्देनज़र इस दौरान चर्चा हुई है। प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम में डॉक्टरों की टीम होगी। कंट्रोल रूम में बनाने की बात की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कोरोना का दूसरा स्ट्रेन का असर सारे त्योहारों पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। तो जहां आगामी रामनवमी को लेकर सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। दिशा निर्देश की माने तो जिले भर में जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही गिरिडीह बाजार में भी लोगों के अंदर कोरोना का डर देखने को मिला। वहीं दुकानदारों का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण ग्राहक नहीं आए, जो ग्राहक आए भी उनके साथ सामाजिक दूरी बनाते हुए लेन देन किया गया। हम लोग बराबर के लिए है, 12 मास के लिए दुकानदारी है, जमा हुआ दुकानदारी है, बढ़िया चल रहा है, भीड़ भाड़ है, कम है। इसलिए कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग तो थोड़ा सा दूरी बना करके कहाँ के इस्तेमाल कर रहे हैं, समझे न? बाजार बहुत बढ़िया है। मैं धंधा देख रहा हूँ और मैं यहाँ के लोगों को देख रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो दूर दराज से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं। और जैसे कि अगले साल रामनवमी की सरकार गई है और ये साल उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है, क्योंकि यहाँ आना जाना कम हो गया है। और जैसे कि आज जिला प्रशासन के द्वारा से कोविड-19 को लेकर के सोशल डिस्टेंस और कोरोना महामारी को देखते हुए सारा हम लोग का मनोबल जो है चकनाचूर हो गया है। छपरा जिले के सदर अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आइसोलेशन वार्ड से 19 बाल कैदी खिड़की तोड़कर फरार हो गए। दरअसल कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने इन बाल कैदियों को सदर अस्पताल के आइसोलेशन होम भेजा था, जहां से पुलिस को चकमा देकर 19 बाल कैदी फरार हो गए। 19 कोरोना संक्रमित बाल कैदियों के फरार होने के बाद प्रशासन के होश उड़ गए। पुलिस ने इन कैदियों की तलाश शुरू कर दी है और स्थानीयों की मदद से इन्हें फिर से पकड़ लिया। बाल कैदियों को पकड़ तो लिया गया, लेकिन ये घटना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। विशाल यादव, तुम बंद है किसी मामला में? कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी नगर के मुख्य बाजारों में लोग बेपरवाह होकर बिना मास्क के घूम रहे हैं और स्थानीय प्रशासन है कि ध्यान नहीं दे रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, न दुकानदार और ना ही ग्राहक, किसी के पास मास्क नहीं है और दुकान पर भी भीड़ जमा है। ऐसे स्थानीय प्रशासन और खुद लोगों को सतर्क और सावधान होने की ज़रूरत है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर से कि लोग एकदम बेपरवाह नज़र आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का इस दौरान कोई भी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। दुकानों पर भीड़ जमा हो रही है। दुकानदार और ग्राहक दोनों ही मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन पर इस दौरान सवाल खड़े होते हैं कि लगातार जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आना चिंता का विषय सरकार के लिए, जिला प्रशासन के लिए, लोगों के लिए खड़ी करती है।
सुल्तानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे का सफाई कर्मी का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। मामला लंबुआ कोतवाली के बेदूपारा गांव में पास का है, जहां मृतक सफाई कर्मी की पहचान उसके आई कार्ड से की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीएस लंबुआ हाईवे के निकट एक शव मिला है। मौके पर पहुंचने पर मौका मुआयना किया गया, जिसकी पहचान रमापति पुत्र श्री राम चेत निवासी ख्वाजापुर पीएस अखंड नगर के रूप में हुई। शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। औरंगाबाद में ओबरा थाने के रवनेर ग्राम भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। दरअसल आग लगी कि इस घटना ने 17 घरों को अपनी चपेट में ले लिया और साथ ही इस भयानक आग में एक 10 वर्षीय बच्ची की झुलसकर मौत हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। चरक किया, मालूम नहीं चला, पीछे से धार लिया काशी पर। इस अगलगी में कितने की नुकसान हुई होगी आपको जो है? सर, एगो बच्ची के रखे थे, बच्ची जल गया। उसी के शादी खातिर 60,000 रुपया रखे थे। सब साल समाज का। क्या नाम था बच्ची का? बच्ची के नाम था सिरकी कुमार। लगभग कितनी उम्र होगी? 8-9 साल का था सर। अच्छा। आरयू की पीजी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में 9 भाषाओं की पढ़ाई होती है और इसके लिए आधारित 20 शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जबकि 2 स्थायी शिक्षक हैं। उसके बावजूद भी इस विभाग में नामांकन की स्थिति काफ़ी खराब है। जहां इस साल ऑनलाइन नामांकन होने की वजह से कई विद्यार्थी नामांकन लेने से वंचित हो गए, तो इस विभाग में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों तक 100% ऑनलाइन मटेरियल भी नहीं पहुँच रहा। भाषा विभाग के सत्र 2020-22 में नामांकन बहुत कम हुआ है। यह झारखंड राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यह राज्य का इकलौता विभाग है जहां पर झारखंड की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और यहां की परंपरा की पढ़ाई होती है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन उदासीन बैठी हुई है। रांची पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रांची के सिल्ली थाना क्षेत्र के मुरी ओपी स्टेशन के करीब से हथियार के भय दिखाकर राहगीरों से लूटपाट करने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चाकू, मोबाइल फोन और बुलेरो कार भी बरामद की है। वैसे पीड़ित लोग या तो थाना में जाके कंप्लेन कर पाते थे या फिर जो है सो कभी कभी बिना कंप्लेन किए लौट जाते थे। इस गिरोह के लोगों की तलाश थी। इसी में हम लोगों ने सफलता पाई है कि एक सूचना मिली थी सीनियर एसपी साहब महोदय को और फिर मेरे तक ये सूचनाएं पहुंची कि मुरी थाना क्षेत्र में स्टेशन के पीछे कुछ वैसे संदिग्ध लोग हैं जहाँ कुछ प्लान कर रहे हैं देर रात्रि। अफसर इंचार्ज को मैंने भेजा वहाँ और वो इंस्पेक्टर वहाँ से गए, जाके देखे तो चेज करके उनको पकड़ा गया। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से कृष्णा महतो, रविदास करमाली, फूलचंद करमाली, संजय महतो, अब्दुल हई, सारे लोग सिल्ली रांची गाँव सुदूरवर्ती इंटीरियर एरिया के रहने वाले हैं। गढ़वा थाना क्षेत्र के जाटा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां गांव के बेलटोला निवासी सत्यदेव रजक की पत्नी और उसके 2 बच्चों को कुल्हाड़ी से काटकर उसके घर में ही हत्या कर दी। इसकी जानकारी परिजनों को देर रात मिली। घटना के संबंध में मृतका का पति सत्यदेव रजक ने घटना के बारे में बताया। फिलहाल परिजन अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस लगातार परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। मुरमा खुर्दा मेरा रिलेशन में साढ़ू है मेरा। लेकिन हम लोग के गांव तरफ से इस तरह से का नहीं होता है। गांव वाला हम लोग के सहयोग करता है बहुत। मेरा तो विचार है कि लोग पूरा गांव छोड़ के भाग जाएं। क्या करेंगे, इस गांव में रहेंगे तो इन लोग की भी हत्या हो जाएगी। क्या मामला सुनने में आपको? हम तो डायरेक्ट अभी आए हैं, सुने के हत्या हुआ है मेरा साढ़ू के यहाँ, उनका पुतों का और 2 नाती का। हमारे घर में मर्डर हुआ है सर, बहू को और 2 नाती को। टोटल कितना मौत हुआ है?
जी सर। टोटल कितना मौत हुआ है? 3 आदमी का मौत हुआ है सर। क्यों मौत हुआ? मौत हुआ है सर, ये झगड़ा कुआं अति भरने का संबंध में था और बालू रोक दिए थे हम कि मत ले जाओ हमारे खेत में, ये सब विवाद हुआ था। तो नदी है क्या कोई आपके खेत के आसपास? नहीं, हमारे खेत में नहीं जाने दे रहे थे। मामला है यहाँ 3 लोगों की हत्या, 2 बच्चा, 1 महिला की हत्या हो गई है। हाँ। इस संबंध में हम लोग छानबीन कर रहे हैं, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।